अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो अबाउट एमसीक्यूज़ हमने पढ़ने हैं फंक्शंस और लिमिट्स के। कल जो हमारा टेस्ट होगा 1.1 का उसके अबाउट हम देखते हैं इंट्रो उसकी जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है या थ्योरी है उसके अंदर एमसीक्यूज़ कैसे बन सकते हैं आज वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन का नाम जो है वो लिबनीज़ ने जो है सबसे पहले इसको देखें रिकॉग्नाइज़ किया कि फ़ंक्शन का वर्ड लिबनीज़ ने है वो यूज़ किया। ये जर्मन मैथमेटिशियन था। 1646 से 1716 तक जो है ये इसका पीरियड है। अच्छा, इसने डिपेंडेंसी शो की, एक जो क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। इस लाइन में देखें, अपनी बुक्स पे निशान भी लगा लें, अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप कि ये जो है एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी तक डिपेंडेंसी को ज़ाहिर लिबनीज़ ने किया। अच्छा, इसके बाद अगर हम गौर करते हैं, ये 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकता है कि फंक्शन का वर्ड किसने रिकॉग्नाइज़ किया, तो हमें पता हो कि ये जो रिकॉग्नाइजेशन है वो लिबनीज़ ने की। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अच्छा, फंक्शन जो है इम्पोर्टेंट टूल, ये इस पोर्शन को अगर आप देखते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ को अगर आप देखें, इसमें फंक्शन जो है इम्पोर्टेंट टूल बाय विच we describe the real world in mathematical forms. They are used to explain relationship between variables, quantity, hence play a important role in study of calculus. ये MCQs बन सकता है आपके पास कि जो ये फंक्शंस हैं ये किस स्टडी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो स्टडी ऑफ कैलकुलस में करता है। ये एक MCQs और हो गया आपके पास। तो लिबनीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया था, जर्मन मैथमेटिशियन था। उसके बाद उसने क्वांटिटीज़ की डिपेंडेंसी शो की, और ये जो है कैलकुलस की स्टडी के में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये 3 MCQs इस 2-3 लाइन से हो गए। फिर नेक्स्ट इस पॉइंट पर जब हम आते हैं, देखें इस पॉइंट पर कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स किस पे कर रहा है, साइज़ पर। कि जैसे बिल्कुल ये आपके पास कोई स्क्वायर है, इसकी एक्स जो है वो ये आपके पास क्या होगी, इसकी साइड हो गई। अब ये एक्स आप इंक्रीज़ कर दें तो एरिया भी बढ़ जाएगा। ये देखें, अगर हम उसको एक्स को संभाल कर दें तो देखें उसका एरिया भी कम हो जाएगा। तो जो एक्स है वो डिपेंड कर रहा है इस लेंथ ऑफ साइड पर। तो ये आपका एक MCQ हो सकता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है डिपेंड किस पर करता है, वो उसकी साइड एक्स पर करता है। अब आपके पास जो है MCQs कैसे पूछे जा सकते हैं कि बिलफर्ज वो कहता है कि एरिया डिपेंड करता है किस पर। अब ए ऑप्शन वो दे देते हैं आपके पास के एक्स पर, बी ऑप्शन आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वेयर पर, इसी तरीके से सी ऑप्शन आ जाता है आपके पास एक्स बोथ पर लिख सकते हैं कि बिलफर्ज बोथ पर करता है। तो इसकी और डी नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन अगर डाल दिया जाए कि नन ऑफ दीज पर जो है ये अब 4 ऑप्शन है, इसमें से बेस्ट क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि वो जस्ट एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इस एक्स को आपने क्या करना है, सर्कल कर देना है ए ऑप्शन को। तो एक MCQs ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट जो है अगर हम देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास वो है ये सेकंड वन कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन रेडियस, कि सिर्फ आर पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। बिल्कुल ये आपके पास कोई समझ लें एक स्फीयर है, अब इसका रेडियस जितना होगा उतना उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा। आर छोटा तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा, अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो ये क्या होगा, उसका रेडियस वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो उसका वॉल्यूम है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, आर पर कर रहा है। देखें, अगर बिलफर्ज हम उसका रेडियस बहुत बड़ा ले लेते हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये देखें, तो ये बेसिकली जो था। नेक्स्ट ये आपके पास एक MCQs बन गया कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका सार पर। और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो है उसका फार्मूला भी एक ये है आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 4 भी कांस्टेंट, ओवर 3 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट, जस्ट आर पे डिपेंड करेगा। ये तो ये एक अनदर MCQs था। नेक्स्ट ये आपके पास जो है देखें फंक्शन की डेफिनेशन है आपके पास। ये a function is a root or corresponding relating two sets in such a way that each element in a first set x correspond one and only one element of in the second set.
ये आपके पास ये देखें, ये जो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये सारा है ना, होल इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। तो ये आपका MCQ जिससे भी पूछा जा सकता है, वैसे डेफिनेशन के तौर पे आता है लेकिन फिर भी आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट देखें आप, अब फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। देखिए फंक्शन जो होती है ना, डोमेन उससे मुराद बेसिकली है इनपुट्स। तो जो सेट ऑफ इनपुट्स होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, जो सेट ऑफ इनपुट्स होगा उसको डोमेन कहेंगे। ये डोमेन हो, जैसे सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन, क्योंकि यहाँ पर देखें सेट फंक्शन सेट एक्स से सेट वाई की तरफ था, तो फर्स्ट सेट जो होता है वो आपका सेट ऑफ इनपुट्स होता है, तो इसलिए उसको डोमेन कहेंगे। और जो उस पॉइंट्स का जो आपके पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा, दैट इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ एफ कहते हैं। ये आपके पास वाई में वो एलिमेंट्स जो एक्स के आउटपुट के तौर पर मौजूद हैं उन्हें हम रेंज कहेंगे। और जो वाई है वो बजाते खुद क्या कहलाएगा, वाई आपके पास कहलाएगा, जो सेट है वाई, सेट वाई जो है वो क्या कहलाएगा, को डोमेन्स कहलाएगा। लेकिन को डोमेन का सेट कहलाएगा, लेकिन जो है जो मेंबर्स एक्स के आउटपुट के तौर पर आए हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, रेंज ऑफ एफ कहलाएगा। तो सेट वाई में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। और एक्स के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और जो कंप्लीट सेट वाई है वो क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा। जी नेक्स्ट देखते हैं इसका MCQs क्या बन सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको फंक्शन को कंप्यूटिंग मशीन भी कह सकते हैं, जो इनपुट रिसीव करता है और आउटपुट जनरेट करता है। इसमें जो आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब हम लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा एक और बात इसमें रह गई कि ये स्विस मैथमेटिशियन यूलर था जिसने सबसे पहले जो है इसको फंक्शन को लिखने का मेथड जो है वो डिस्क्राइब किया। वो उसको देख लेते हैं कि वो उन्होंने यहाँ पे मौजूद था एक वर्ड, ये देखें, ये अब नोटेशन यूज़ की हुई है इन्होंने, फंक्शंस। चलिए बहरहाल ये जहाँ पर मौजूद है, देखें कि इसमें आपके पास स्विस मैथमेटिशियन यूलर था जिसने सिंबॉलिकली तौर पर इसको फंक्शन को लिखने का जो है फार्मूला ड्राइव किया कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये स्विस मैथमेटिशियन था आपके पास। ये भी एक ऑब्जेक्टिव अब हमारे पास बन सकती है कि रिकॉग्नाइज तो लिबनीज़ ने किया था, याद होगा आपको, और इसको लिखने का मेथड किसने बताया, वो यूलर ने बताया आपको, सिंबॉलिकल वे। और y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उसने जो है इसमें जो है वो बताया कि हम लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन को, कि एक MCQs के तौर पर ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है देखें, ये एग्जांपल है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जस्ट एक्स की जगह हम पुट कर देंगे ज़ीरो को। जब एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर एफ ऑफ वन चाहिए फंक्शन देकर वो डिमांड करते हैं तो आप क्या कर दें, उसमें एक्स जहाँ जहाँ इस फंक्शन में, यहाँ पर इस फंक्शन में एक्स है उसकी जगह वन पुट कर दें तो ये रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरीके से ये शॉर्ट एक MCQs पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें ये फंक्शंस हैं। अब इनकी जो है आपको इसमें क्या देखेंगे, आपकी इनकी डोमेन क्या बन सकती है और रेंज क्या बन सकती है वो हमने देखना है इसमें। देखें जैसे एक्स स्क्वेयर है, अब यहाँ से आइडिया लगाना है कि फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, तो इसमें फ्रैक्शन फॉर्म भी नहीं है और स्क्वेयर रूट भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड भी नहीं होगा किसी भी इनपुट पर, और इसका रिज़ल्ट आयोटा में भी नहीं आएगा किसी भी इनपुट पर। तो इसमें हम ऑल रियल नंबर्स इनपुट के तौर पर कर सकते हैं। ये आइडिया हमने लगा लेना है। तो इसलिए डोमेन ऑफ एफ आपके पास क्या बनेगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स आपके पास क्या बन गई, डोमेन बन गई। अब रेंज होता है आउटपुट, तो देखें आउटपुट क्या आएगा, फंक्शन क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वेयर है तो इसका मतलब है स्क्वेयर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो आउटपुट आएगा या जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो ये आपने यहाँ पर, इसलिए उन्होंने रेंज ऑफ एफ देखे यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के नेगेटिव इसका रिजल्ट नहीं आ सकता, ज़ीरो और सारे पॉजिटिव इंटीजर इसमें शामिल हो सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ एक बन सकता है। नेक्स्ट इसी तरह हमने ये फ्रैक्शन फॉर्म में जब क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसकी डोमेन और रेंज का अंदाज़ा लगाना हो तो देखें, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ होगा तो आपको पता है कि समथिंग ओवर ज़ीरो, अगर क्यू की जगह ज़ीरो बन जाए तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसी इनपुट जिस पर रिज़ल्ट अनडिफाइंड हो जाए वो हम इनपुट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ से आइडिया यही लगाना है कि इसके ओवर में जो एक्स स्क्वेयर आपके पास देखिए इस फंक्शन में ओवर में है एक्स स्क्वेयर -4। तो अब आपने अंदाज़ा लगाना है किस इनपुट पर इसका रिज़ल्ट जो है वो एक्स की जगह कौन सी कीमत पर रिज़ल्ट 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 - 4 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो एक वो -2 है और एक के आपके पास +2 है। तो दिस मीन्स कि हम -2 पुट नहीं कर सकते और +2 पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी नंबर पुट कर दें इसका रिज़ल्ट कोई ना कोई वेल डिफाइंड ज़रूर आएगा। सो इसी वजह से जो उन्होंने डोमेन में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2, के -2 और 2 को निकाल दें, बाकी जितने रियल नंबर्स हैं वो सब जो है डोमेन ऑफ एफ में जो है वो शामिल हैं। ये इस वजह से उन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि इन दो वैल्यूज़ पर ओवर में क्या आ जाता है, ज़ीरो, और आपको पता है कि ओवर समथिंग ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। सो ड्यू टू दिस रीज़न उन्होंने तमाम सेट ऑफ रियल नंबर से -2 और 2 को एक्सक्लूड कर दिया है। अब रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल है, तो लिहाजा इसके रेंज में ऑल वो आ गए। ये एमसीक्यू इसी तरह इस एग्जांपल में देखें, बड़ा ज़बरदस्त इस एग्जांपल में देखें एक बात कि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गई। अब स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव बन गया तो रिज़ल्ट आयोटा आएगा, आयोटा इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस आयोटा को नहीं बनने देना। जिस जिस इनपुट पर रिज़ल्ट आयोटा आ गया वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि उसका रिज़ल्ट वेल डिफाइंड जनरेट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम सोचेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट में देखें, स्क्वायर रूट में आपके पास है एक्स स्क्वेयर -9। अब 9 माइनस का है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू जनरेट हो एक्स स्क्वेयर के साथ वाली टर्म में ये 9 से ग्रेटर हो, तब जाकर इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि अगर 9 से लेस रिज़ल्ट जनरेट हो गया तो आप रिज़ल्ट क्या आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए तो रिज़ल्ट तो आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है। जहाँ आयोटा इन्वॉल्व हो वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसको रेंज नहीं कहेंगे, ऐसी इनपुट को डोमेन नहीं कहेंगे। तो अब हमने क्या यहाँ पर ख्याल करना है कि वो पुट करें जिनका स्क्वायर 9 से क्या हो, ग्रेटर हो। इससे आपके पास क्या हो, ग्रेटर हो, आपके पास 9 से 9 ग्रेटर देन 9 हम लिख सकते हैं इसको, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए जो है आप गौर करें किसका स्क्वायर -9 से ग्रेटर है। तो अगर हम देखें -3 से, इसमें अगर हम गौर करते हैं कि -3 से +3 तक के बिटवीन जितने नंबर्स हैं वो सब उनका स्क्वायर जो है उन तमाम का स्क्वायर 9 लेस देन 9 है। तमाम का स्क्वायर क्या आपके पास लेस देन 9 है, -3 से 3 तक। तो -3 से 3 तक हम पुट नहीं कर सकते, बाकी सब हम पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ में क्या कहा है कि आप -∞ से -3 तक पुट कर सकते हैं, फिर 3 से स्टार्ट लेकर आपने इन्फिनाइट तक पुट कर सकते हैं, इन्फिनाइट से पहले तक। और रेंज में क्योंकि स्क्वायर रूट में आप नेगेटिव तो बनने ही नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ तो आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो दिस मीन्स आप पॉजिटिव कंसीडर जो है यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो जब पॉजिटिव एक्सप्रेशन बनेगा तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हर आउटपुट इसका कितना आता जाएगा, पॉजिटिव आता जाएगा। सो इसकी जो रेंज बनेगी ऑल पॉजिटिव नंबर्स बनेंगे, नेगेटिव तो बनेंगे नहीं। तो लिहाजा इसलिए रेंज ऑफ एफ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 to +∞ भी लिख सकते हैं, या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर इम्पोर्टेंट थे।
तो इसमें आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि ये आपके पास जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी अगर हम इसमें से देखते हैं तो MCQs के तौर पर के कहाँ से बन सकता है जी। यहाँ पर फंक्शन इस यहाँ पर देखें, अगर आप आपको फंक्शंस कुछ फिगर्स नज़र आ रही हैं तो इसमें से आपने आइडिया लगाना है कौन सा फंक्शन है या नहीं है। तो अगर हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं और उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, अगर वो मोर देन 1 पॉइंट्स को टच कर जाए, जैसे यहाँ पर देखें, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कोई ऐसी जो है आपके पास लाइन है या ऐसी कर्व है जिस पर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, ओनली इंटरसेक्ट 1 पॉइंट, तो फिर ये क्या है, फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है। तो जैसे ये आपके पास दिखाया हुआ है कि इस तरह कोई फिगर हो, उस पर देखें आप कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, 1 2 और 3, तो इट इज़ अ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट वर्टिकल लाइन ने करना होता है, लिहाजा ये भी फंक्शन नहीं है जी। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ से, और ये तकरीबन आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज की जो है वो नेक्स्ट देखें MCQs के लिहाज से। अब ये आपका एग्जाम्पल 7 की तरफ अगर हम देखते हैं तो ऐसा फंक्शन जिसमें मोर देन 1 वैल्यूज़ हों अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखें उन्होंने कंडीशन के मुताबिक उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं कि x है, और अगर x जो है 1 से लेकर ग्रेटर हो 2 तक हो, उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, x² - 1। इफ़ तो जो फंक्शन हैज़ 2 और मोर देन 2 वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, पीस वाइज एक फंक्शन आ गया। तो ये पीस वाइज फंक्शन है, तो ये माइंड में रखना है आपने। नेक्स्ट फर्दर जो है आपके पास जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन आ जाती हैं। अलजेब्रिक फंक्शन, ये सारी डेफिनेशंस हैं, आपने इनको देखना है, याद करना है। अब पोलिनोमियल में MCQs क्या बन सकता है, देखें पोलिनोमियल्स में से वो एक लिख सकते हैं, और इसमें से a जो है वो रियल नंबर्स हैं, और x क्या है वो आपके पास वेरिएबल्स को डिनोट कर रहे हैं इस फंक्शन में, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें से जो ये आपके पास पोलिनोमियल्स हो गया। अच्छा, इसमें an जो है वो नॉट इक्वल टू 0, और इसको क्या कह सकते हैं, डिग्री, इस फंक्शन का डिग्री n होगा। अगर मैक्सिमम पावर n है और an 0 नहीं है तो ये n क्या कहलाएगा, उसका डिग्री कहलाएगा। और इसमें जो an होगा, इट इज़ कॉल्ड लीडिंग कोफिशेंट ऑफ px। इस an को क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशेंट ऑफ px हम इसको कहेंगे, ये माइंड में रखेंगे। तो इस जैसे इस एग्जांपल को अगर हम देखते हैं, इस एग्जांपल में लीडिंग कोफिशेंट कितना है, वो 2 है, कि मैक्सिमम जो पावर है उसके साथ कोफिशेंट 2 है, तो इट इज़ कॉल्ड लीडिंग कोफिशेंट, ये लीडिंग कोफिशेंट होगा। और इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो लिहाजा इसका जो है पोलिनोमियल भी कितना होगा, सॉरी डिग्री कितना होगा पोलिनोमियल का, वो भी 4 होगा आपके पास। नेक्स्ट देखें आपके पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में जिसका डिग्री 1 हो उसे लीनियर फंक्शन कहते हैं, और इसमें a को 0 नहीं होना। इसकी जनरल फॉर्म भी देख लें, जनरल फॉर्म क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है, और इसमें a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो x भी 0 हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स भी आपके पास ये मौजूद है कि ये एग्जांपल उसकी है, कोई भी आप दे सकते हैं जिसमें x की पावर 1 हो। आइडेंटिटी फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज दोनों सेम हो, उन्हें हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, और उसे आई ऑफ एक्स से जाहिर करते हैं। और ये आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, से आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसमें जो मर्जी इनपुट कर दें रिजल्ट चेंज ना हो, उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, और उसे सी से जाहिर करते हैं। सी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ये देखें, ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन को उसे सी एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल इज इक्वल टू एक्स, यानी जो मर्जी आप पुट कर दें ऐसे फंक्शन का रिजल्ट कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखें एक्स की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो ये बन जाता है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। जब एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करें तो फिर भी देखें आपके पास इस पर क्या रहेगा,
कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ 3 पुट कर रहे हैं एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ भी 2 था आपके पास, रिज़ल्ट आया 1 पर। ये जनरल फंक्शन उसकी वैल्यू दी हुई थी, जब आपने 1 पुट किया तब भी रिज़ल्ट 2 था, जब 3 पुट किया तब भी रिज़ल्ट उसका कितना आया, 2 आया। तो रिज़ल्ट चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, जबकि इनपुट्स क्या हैं वो देखें डिफरेंट है। यहाँ पर आपके पास क्या इनपुट है 1 और यहाँ इनपुट क्या आपके पास 3 है, लेकिन उसका जो ये आउटपुट आया ये सेम है 2 और 2। इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन देख लेंगे आप कि किस तरीके से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पता है कि साइन ये 6 हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन जो है वो ये है और रेंज ये है, ये सारी आप डिस्कस कर लेंगे। ये जो कंडीशंस दी हुई हैं ये कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ इनका रिज़ल्ट अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ उन्होंने इक्वल लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिख देंगे, और ये उसकी रेंज वगैरह लिखी हुई है। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं, जैसे x इज इक्वल टू एन पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन पाई अगर यहाँ पे लिख दिया कॉट के साथ तो ये आप पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो जिसका रिज़ल्ट अनडिफाइंड हो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होती। तो ये सारी मेन पॉइंट्स आपने जो है वो क्या करना है, इनको माइंड में रखना है। इन्वर्स फंक्शंस हैं इनके, देखें इन्वर्स फंक्शंस दिए हुए हैं, इनकी सारी कंडीशंस दी हुई हैं, इनको भी देखेंगे आप। ये सारी जो है डेफिनेशंस है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। एक यहाँ पर ई एक्स को हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इस चीज़ को आप माइंड में रख लेंगे कि इट इज़ कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन है, आप देखें इसमें बेस जिसकी 10 है उसे आप कॉमन लॉगरिथम कहेंगे, जिसकी बेस ए है उसे नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे। ये एमसीक्यूज बन सकता है। और देखें यहाँ ए 0 से ग्रेटर हो, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 हो, ये भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं बातें आपसे जी। नेक्स्ट ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, और हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिहाज से उनकी वैल्यूज़ को आपने माइंड में रखना है कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस की क्या वैल्यू है, कॉस की क्या है, और इसी तरह टेन और ये सारा पोर्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर फाइनली जो है इसमें इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में बात की जा रही है, और लॉगरिथम में इसका जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना स्टूडेंट्स, और इनकी कंडीशंस को ये एमसीक्यूज़ के लिए पूछे जा सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किसके इक्वल है। एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, देखें अगर y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में हो तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। जहाँ x और y मिक्स हो जाएं, अलग ना किए जा सकें, तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे ये है, इसमें x और y को अलग करना इम्पॉसिबल है, तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो बताएं ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, तो वही एक्सप्लिसिट है। क्यों एक्सप्लिसिट है कि इसको हमने अलग अलग कर सकते हैं, y इन द फॉर्म ऑफ x जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है, लिहाजा ये एक्सप्लिसिट है। लेकिन ये वाली जो आपके पास हैं ये चीज़ें ये नहीं हो सकती, अलग x और y अलग अलग नहीं हो सकता, लिहाजा ये क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा ये। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पैरामीट्रिक में थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। टी और थीटा से यहाँ डिनोट किया जा रहा है थर्ड वेरिएबल को, तो इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। डेफिनेशंस देखेंगे तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। इवन फंक्शन के नेगेटिव वेरिएबल पुट करने से अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, दैट इज़ कॉल्ड इवन फंक्शन। अगर नेगेटिव वेरिएबल फंक्शन में पुट करने से रिजल्ट नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इट इज़ कॉल्ड ऑड फंक्शन। इसकी कॉमन एग्जांपल एक्स स्क्वेयर ले लें, इसकी कॉमन एग्जांपल एक्स भी ले सकते हैं, एक्स क्यूब भी ले सकते हैं, और सो ऑन। इस किस्म की आप एग्जांपल्स ले सकते हैं इवन और ऑड फंक्शन की। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने जो है वो ख्याल रखना है जी। नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल है जी, इसमें अगर गौर करें, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर x के साथ जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है और यहाँ y के साथ साइन थीटा का कोफिशिएंट बराबर आ जाए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को। ये याद रखेंगे आप,
एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ भी ए हो यहाँ भी हो, ये दोनों सेम हो, तो हम इसकी जगह ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को ज़ाहिर करते हैं। ये MCQs में पूछा जा सकता है। और इसके बाद ये उसकी एग्जांपल्स हो गई, प्रूफ है सारा। आइडेंटिटीज़ में ये फार्मूले आपको आने चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होता है। जबकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये रिवर्स केस था, वहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2x के बराबर था। लेकिन हाइपरबोलिक में उसका वर्स केस होता है साइन के लिहाज से। यानी कि प्रूफ तो ये MCQs के लिए क्योंकि हम बातें कर रहे थे तो उसके लिहाज से ये इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की गई। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये डोमेन और रेंज का, उसी तरह आप वो ले लेंगे। एक यहाँ से जो है इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का, यहाँ भी MCQs पूछे जा सकते हैं। देखें कि अगर एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर इक्वेशन आ जाए तो रिप्रेजेंटेशन ये कर रही होती है इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला को। सिमिलरली अगर x के साथ आपके पास a cos थीटा आ गया, y के साथ देखें उसका कोफिशिएंट चेंज हो गया। जब चेंज हो जाए तो ये और दरमियान ये इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स में कन्वर्ट हो सकता है। एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस साइन और कॉस के साथ। अगर वही चीज़ हमारे पास सेकेंड और टेन के साथ आ जाए तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर याद रखेंगे अगर दोनों कोफिशिएंट्स यहाँ और यहाँ सेम हो, एक्स और वाई साइन और कॉस के साथ, वो सर्कल को जनरेट कर रहा था। अगर यहाँ पर ए के साथ क्या आ रहा है, बी आ जाए, चेंज हो गया, पहले ए था अब बी हो गया, तो लेकिन उसके साथ फंक्शन कौन से हैं, साइन और कॉस है, तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोफिशिएंट डिफरेंट हो बट फंक्शन इन्वॉल्व कौन से हो जाए, सेकेंड और टेन, तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट 3 बातें थी। तो इसको स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, माइंड में रखना है, बुक पे अंडरलाइन कर लें, निशान लगा लें। तो ये हमारा आज का जो था वो लेक्चर था कि MCQs की तैयारी के लिहाज से कि हम किस तरीके से MCQs को तैयार कर सकते हैं।